नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की पहली वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, अ स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ पब्लिकली traded companies. It provides companies a way to raise capital by offering shares to the public. For investors, it offers an opportunity to own a piece of a company and potentially earn returns. स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से इन्वेस्टर्स किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है कंपनीज को एक जरिया जिससे वो अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते हैं और कैपिटल को रेज करते हैं। इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा होता है कि इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो किसी भी कंपनी के एक पीस को ओन कर सकते हैं, और जिससे अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो होती है तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे क्या होता है, कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और इन्वेस्टर्स को उनका शेयर, जिससे क्या होता है अगर फ्यूचर में वो कंपनी बड़ी होती है तो उनके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, जिससे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा। अब आगे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर प्राइमरी मार्केट को देखा जाए, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर आईपीओ लॉन्च होता है। जब कंपनी एक आईपीओ लॉन्च करती है और इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स प्रोवाइड करती है प्राइमरी मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स उनको पैसे देते हैं और कंपनी उनको शेयर्स देती है। ये प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंपनी इन्वेस्टर्स से पैसे लेती है और शेयर्स देती है। इसके बाद जो सेकेंडरी मार्केट होती है वहाँ पे इन्वेस्टर्स ही एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। यहाँ पे कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि कंपनी आपसे पैसे ले रही है। ये सब इन्वेस्टर्स ही एक दूसरे से बाय और सेल कर रहे होते हैं। अगर ये हायर प्राइस में बेच रहा है तो ये खरीदेगा, अगर ये बेच रहा है तो ये खरीदेगा। ऐसे ही चलता रहता है, बाय सेल। इस वजह से ही मार्केट ऊपर और नीचे जाता है। अब मार्केट सप्लाई डिमांड से फ्लक्चुएट होता है, वो हम आगे देखेंगे। अगर आगे देखा जाए, अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो स्टॉक मार्केट्स ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एक्सचेंजेस. Companies list their shares and investors can trade them via brokers. The price of stocks fluctuates based on supply and demand, influenced by various factors like earning reports, economic data, and market sentiment. स्टॉक मार्केट्स ऑपरेट करती हैं एक्सचेंजेस के नेटवर्क के ज़रिए। एक कंट्री में बहुत सारे एक्सचेंज हो सकते हैं, जैसे इंडिया में बीएसई और एनएसई दो एक्सचेंजेस हैं बहुत बड़े, जहाँ पे क्या है कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं और इन्वेस्टर्स उनको खरीदते हैं ब्रोकर्स के ज़रिए। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे, चिंता मत करिए। किसी भी स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाता है सप्लाई और डिमांड के बेस में। मतलब अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस नीचे जाएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा। अभी देखते हैं कैसे काम करता है। और ये चीज़ें सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं, जैसे अर्निंग रिपोर्ट्स हो गई, किसी भी कंपनी ने कितना पैसा कमाया, इकोनॉमिक डेटा, या फिर इकोनॉमी में अभी क्या चीज़ ज़्यादा फोकस में गवर्नमेंट के ज़रिए, या मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट में कैसा सेंटिमेंट बना हुआ है अभी। अगर देखा जाए, अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक का, अगर किसी भी स्टॉक की अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, अगर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं और कम लोग बेचना चाहते हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स की डिमांड कम है, अगर उस कंपनी के शेयर्स को बहुत ही कम लोग खरीदना चाहते हैं और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगा। ये ऐसा है, अगर आप कभी सब्जी मंडी गए हो, अगर वहाँ पे प्याज का सप्लाई कम है, प्याज नहीं है मंडी में, बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं तो प्याज का प्राइस ऊपर जाएगा। ये वैसे ही है, ये बस सप्लाई और डिमांड का खेल है और कुछ नहीं है। अब आगे देखें तो मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी है। कंपनी ए फूड और बेवरेजेस की है और कंपनी बी सोलर एनर्जी की है। अब इन दोनों कंपनीज को पैसों की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, तो अब ये क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे, जो कि बीएसई और एनएसई है, जो कि मैंने आपको बताया था ये दोनों इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। दूसरी कंट्रीज़ में दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। अब आगे देखें, अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस के पास गए। अब ये क्या है, स्टॉक ब्रोकर एक बीच का जरिया है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको स्टॉक ब्रोकर के ज़रिए ही खरीदना पड़ेगा।
आजकल बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स ऑनलाइन हैं, जैसे कि ग्रो हो गया, ज़ेरोधा, अप स्टॉक, दीज आर द ब्रोकर्स। ये सारे ब्रोकर्स हैं जिनके ज़रिए आप स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हो। अब आगे देखें तो इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि सप्लाई और डिमांड के ज़रिए ही किसी भी स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। अब उस सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले मार्केट फोर्सेस होती हैं, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग प्राइस ऑफ मटेरियल। अब मान लीजिए आप गन्ने का जूस पीते हो और अगर गन्ने का प्राइस ऊपर जाएगा तो गन्ने का जूस भी महंगा होगा। वैसे ही अगर कोई कंपनी कार बनाती है, अगर उसके कार जिससे बनती है वो मटेरियल, मान लीजिए लोहे का प्राइस ऊपर जाएगा तो कंपनी की कार भी महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी कंपनी के सेल्स में, क्योंकि अगर कार्स महंगी हो गई तो लोग ज़्यादा खरीद नहीं पाएंगे, तो उसकी वजह से उसके सेल्स में इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके शेयर प्राइस में इफेक्ट होगा। लोग कम खरीदेंगे या लोग बेचना शुरू कर देंगे। और चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए कल को 6G आ जाता है और जियो जल्दी से शिफ्ट हो जाता है, लेकिन एयरटेल पीछे रह जाता है। इसकी वजह से एयरटेल में नेगेटिवली इफेक्ट होगा और जियो में पॉजिटिवली। लोग एयरटेल के शेयर्स को कम खरीदेंगे और जियो के शेयर को ज़्यादा। बैड पब्लिसिटी। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी के जाने माने रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट के खाने में आपको कोई कीड़ा दिख जाता है और आपने वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दी। अब उसकी वजह से क्या होगा कि उस कंपनी की बैड पब्लिसिटी होगी, जिसकी वजह से उसके स्टॉक प्राइस में अफेक्ट पड़ सकता है। चेंजेस इन द लीडरशिप। ये क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी भी कंपनी का CEO चेंज होता है और अगर उसकी हिस्ट्री है कि वो CEO अच्छा नहीं है या फिर वो CEO अच्छा है, तो उसके हिसाब से मार्केट में सप्लाई और डिमांड का खेल ऊपर या नीचे जाता है। अगर CEO का रिकॉर्ड अच्छा है तो उसका प्राइस बढ़ सकता है शेयर का, अगर CEO का रिकॉर्ड सही नहीं है तो प्राइस डाउन भी जा सकता है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट्स। In 1602, Amsterdam, the Dutch East India Company employed hundreds of ships to trade gold, porcelain, spices and silks around the globe. But running this massive operation wasn't cheap. In order to fund their expensive voyages, the company turned to private citizens, individuals who could invest money to support the trip in exchange for a share of the ship's profits. 1602 एम्स्टरडेम में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी हंड्रेड्स ऑफ शिप्स को भेजती थी गोल्ड, पोर्सलेन, स्पाइसेस और सिल्क का ट्रेड करने के लिए पूरे ग्लोब में। लेकिन ये ऑपरेशन करना सस्ता नहीं था। इसे फंड करने के लिए उन्होंने प्राइवेट सिटीजन से कहा, अगर आप हमें पैसे देते हैं तो हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको भी देंगे। और इस तरीके से पहले स्टॉक मार्केट की स्थापना हुई। अब अगर इंडिया की बात करें तो 1830 में इनफॉर्मल शेयर ट्रेडिंग शुरू हुई मुंबई में बेनियन ट्री के नीचे, जहां पे बाद में फिर BSE बना। 1875 में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था BSE, जो कि इंडिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज था। इनिशियली ये फोकस था कॉटन मिल्स में ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। इस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1875 की बात है ये। अब आगे देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। 1956 में रेगुलेशन एक्ट आया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, जिसने स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करा इंडिया में। अब BSE की डोमिनेंस बढ़ चुकी थी इस समय तक, क्योंकि BSE एक लौता ही स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया का। BSE रिमेन द ओनली मेजर एक्सचेंज फॉर डिकेड्स विद लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रोथ। अब आगे बढ़ें तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1991 में इंडिया ओपन कर देती है अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जिसकी वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, क्योंकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आती है और बाहर के इन्वेस्टर्स भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। 1992 में सेबी की स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू रेगुलेट मार्केट्स। ये मार्केट्स को रेगुलेट करती है, इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी हो मार्केट में और प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को। अब बात करें द हर्षद मेहता स्कैम। 1992 में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता मार्केट को मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से क्रैश होता है और मार्केट के बहुत सारे लूप होल्स का पता लगता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे रूल्स आते हैं और मार्केट को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है और ज़्यादा टाइट किया जाता है रेगुलेशन से, और ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में। अब आगे देखें राइज ऑफ NSE। 1994 में NSE को लॉन्च किया जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके साथ इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हो गए थे, इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड कंपीटिंग विद BSE। NSE के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी आ चुकी थी, NSE रेवोल्यूशन।
द शिफ्ट टू ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मॉडर्नाइजेस इंडियन स्टॉक मार्केट। अब क्या होता है, एनएससी के साथ साथ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाता है मार्केट में और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अब ये ध्यान देना कि अभी तक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, लोगों को खुद जाके खरीदना पड़ता था स्टॉक ब्रोकर से बात करके, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था। अब 2000 तक आते आते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ द डीमैट सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ शेयर्स। 2000 से पहले क्या होता था कि आपको शेयर्स एक कागज़ के तौर पे मिलता था, लेकिन 2000 के बाद आपका डीमैट सिस्टम लॉन्च हो गया था, जिसके बाद आपका एक डीमैट अकाउंट होगा, उसमें आपके शेयर्स आएंगे। म्यूचुअल फंड्स एंड रिटेल पार्टिसिपेशन, इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब इसके ज़रिए क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड्स और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा और इन्वेस्टर्स का और ज़्यादा इन्वेस्ट करना आसान हो गया, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स बढ़ने लगे। अगर आज की बात करें मॉडर्न इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो बीएसई एनएससी टॉप ग्लोबल एक्सचेंजेस में आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। पॉपुलर इंडेक्सेस की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडिया के दो पॉपुलर इंडेक्सेस हैं। बीएसई सेंसेक्स में इंडिया की 30 कंपनीज आती हैं और निफ्टी 50 में इंडिया की 50 कंपनीज आती हैं। अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ज़रूरी है क्यों? द स्टॉक मार्केट इज़ द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। एक स्टॉक मार्केट किसी भी इकोनॉमी की एक बैकबोन की तरह होती है, क्योंकि बिजनेसेस और कंपनीज की पार्ट्स होते हैं उस इकोनॉमी के और रिलाई करते हैं स्टॉक मार्केट में फंड रेज करने के लिए, जिसके ज़रिए और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, कंपनीज और ज़्यादा लोगों को हायर करती है और छोटे इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ये होता ऐसे है कि स्टॉक मार्केट से कंपनीज को पैसा मिलता है, कंपनीज पैसा रेज करती हैं, जिस पैसे को यूज़ करके वो और ज़्यादा लोगों को हायर करती हैं और ज़्यादा लोगों को हायर करने के साथ ही साथ जो कंपनीज होती हैं जब वो ग्रो होती हैं तो जो इन्वेस्टर्स उनमें पैसा लगा चुके हैं उनको भी प्रॉफिट होता है। की स्टॉक मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब देखते हैं दुनिया में कौन कौन से स्टॉक मार्केट्स हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। फर्स्ट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, नैस्डैक जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है। इन दोनों को मिला के इनकी स्टॉक मार्केट बनती है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज यूके का है। अगर देखा जाए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो कि जापान का है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो कि चाइना का है और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज जो कि फिर से चाइना का है। इन दोनों को मिला के चाइना की स्टॉक मार्केट बनती है। ये दोनों एक्सचेंजेस हैं जहाँ से लोग शेयर्स बाय और सेल करते हैं। अगर आगे देखें, यूरोनेक्स्ट जो कि इन 4 कंट्रीज़ का एक्सचेंज है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जो कि हांगकांग का एक्सचेंज है। दुसरे बोर्से जो कि जर्मनी का एक्सचेंज है। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें जो कि इंडिया का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंडिया का है। इन दोनों को मिला के इंडिया की स्टॉक मार्केट बनती है। 6 स्विस एक्सचेंज जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं। ये तो मैंने आपको कुछ ही स्टॉक एक्सचेंजेस बताए हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब आपको इन स्टॉक एक्सचेंजेस को जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स कनेक्टेड रहती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्लोबली भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। FII फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा लेना, जिसकी वजह से आप मिस ना करो अगली वीडियोस। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं चैनल में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।